हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। जेई मेंस की पीवाईक्यू बूस्टर सीरीज़ में आज का सवाल है जेई मेंस के 2021 के पेपर से। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है, अच्छा यहाँ तक ये फ्लूइड है इसमें। हाँ, क्वेश्चन देखो, एक लाइट सिलेंड्रिकल वेसल है, इज कैप्ड ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस। लाइट सिलेंड्रिकल वेसल, एरिया ऑफ द बेस इज ए। इस जो वेसल है इसका जो बेस का एरिया वो ए है। अ होल ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया छोटा है, ये ना, is made just at its bottom side and minimum coefficient of friction between vessel and ground necessary to prevent sliding of the vessel due to impact force of the emerging liquid। मतलब ये कि इस होल में से जब पानी आगे की तरफ निकलेगा v वैल्यूज। अच्छा एक और बात देखो, यहाँ पर दिया है a इज़ वेरी वेरी लेस देन कैपिटल ए, मतलब ये एरिया काफ़ी बड़ा है इस ऑरिफिस के या इस ये जो होल है इसके एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया के कंपैरिजन में। ठीक है, अच्छा इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? बहुत फ़र्क पड़ जाता है भाई साहब, बहुत फ़र्क पड़ जाता है। स्पीड ऑफ एफ्लक्स अगर आपने डिटेल में कंसेप्चुअली पढ़ा होगा तो मैं आपको यहाँ पर हिंट दे भी दूंगी, लेकिन फिलहाल अभी देखते हैं कि क्या इसमें पूछ रहा है। इसमें पूछ रहा है कि यहाँ से जो लिक्विड है वो अगर वी वेलोसिटी से आगे की तरफ निकलेगा तो ये वेसल पे इम्पैक्ट पीछे की तरफ डालेगा। इम्पैक्ट फोर्स मान लो एफ है, ठीक है। अब अगर आगे वेलोसिटी वी से गया लिक्विड और इम्पैक्ट फोर्स लगा पीछे की तरफ, उस वजह से वेसल पीछे जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे हमें ना वेसल को फिसलने से रोकना है तो नेसेसरी फ्रिक्शन चाहिए। तो बेटा अगर इम्पैक्ट फोर्स इधर की तरफ फोर्स लगाएगा वेसल को स्लाइड करने के लिए, तो क्या फ्रिक्शन को इधर एक्ट करना पड़ेगा स्लाइड को रोकने के लिए? हाँ कि ना? बिल्कुल सही। अच्छा कौन सा फ्रिक्शन? लिमिटिंग फ्रिक्शन है ना, मोशन नहीं होगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन टू प्रिवेंट स्लाइडिंग ऑफ द वेसल ड्यू टू इम्पैक्ट फोर्स ऑफ द इमर्जिंग लिक्विड। अच्छा तो कंडीशन क्या होनी चाहिए बेटा? ये जो फ्रिक्शन की वैल्यू होगी ये बड़ी होनी चाहिए बराबर किसके? इम्पैक्ट फोर्स के। अब फ्रिक्शन का फॉर्मूला यहाँ पे क्या आएगा? लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? अगर मैं इसको निकालूँ तो एफ एस या एफ एल, जो भी आप कह लीजिए, इसको एफ एल कह लीजिए, एफ एस कह लीजिए, म्यू एन। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन लगेगा यहाँ पर, स्टैटिक फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन। बेटा नॉर्मल रिएक्शन किसका लगेगा यहाँ पर? क्वेश्चन ने कह दिया है कि वेसल तो लाइट है, तो जो भी मास है वो फ्लूइड का है ना। तो फ्लूइड का मास हम कितना मान लेते हैं? m, ठीक है। तो म्यू एस और वेट इसका काम करेगा नीचे, तो नॉर्मल रिएक्शन काम करेगा ऊपर, तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर? mg। फ्री बॉडी डायग्राम अगर हम इसका देखेंगे तो मतलब, तो n इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा mg। अच्छा मास क्या हो जाएगा? अगर हम मान लें कि h हाइट तक लिक्विड इसमें भरा हुआ है, तो म्यू एस मास हो जाएगा बेटा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। डेंसिटी है रो और वॉल्यूम हो जाएगा बेस एरिया, देखो ए है, और इंटू हाइट ए इंटू एच इंटू जी। ये आ गया बेटा हमारा लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन, जो हमें नेसेसरी है इम्पैक्ट फोर्स की वजह से जो स्लाइडिंग होगी उसको रोकने के लिए। अब और क्या निकालना है हमें? इम्पैक्ट फोर्स, क्योंकि हमें कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू चाहिए इसकी म्यू की। तो अगर हम ये दोनों वैल्यूज निकाल लें उसके बाद म्यू निकल जाएगा। अब बेटा इम्पैक्ट फोर्स देखो, तो एफ इज इक्वल टू क्या होगा बेटा? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। हाँ बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर अगर हम लगा रहे हैं तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन इस जगह, ठीक। तो एफ इज इक्वल टू डी ओवर डी टी, और इफ इस पे लगा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पी की जगह लगेगा मास इंटू वेलोसिटी। कौन सा वाला मास बेटा? कितना मास यहाँ से आगे की तरफ निकल रहा है, उसी बात पर तो इम्पैक्ट फोर्स डिपेंड करेगा। हाँ कि ना? बिल्कुल सही बात है ना। तो यहाँ पर वेलोसिटी देखो, यहाँ पर एक और बात समझो स्पीड ऑफ एफ्लक्स में, अगर ऑरिफिस का एरिया काफ़ी छोटा होता है वेसल के एरिया के कंपैरिजन में, तो जो स्पीड ऑफ एफ्लक्स होती है वो आती है v इज इक्वल टू √2gh, है ना। हाइट पे डिपेंड करता है, जैसे जैसे हाइट नीचे आती जाती है v की वैल्यू चेंज होती जाती है, इस पर डिपेंड करती है। अच्छा अगर ये कंडीशन नहीं दी होती, है ना, तो देखो यहाँ पर हम क्या मानते हैं कि अगर यहाँ से v स्पीड से पानी निकल रहा है तो बहुत तेज़ी से निकल रहा होगा, क्योंकि एरिया कम है, एरिया कम तो वेलोसिटी ज़्यादा। लेकिन ये जो वेसल का एरिया है ये इसके कंपैरिजन में, होल के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा लिया हुआ है, तो जितनी तेज़ी से यहाँ पर एरिया कम वेलोसिटी ज़्यादा होगा, तो यहाँ का एरिया बड़ा है तो वेलोसिटी कम होगी, यानी कि यहाँ से लिक्विड बहुत धीरे धीरे नीचे आ रहा होगा।
है ना। तो लगभग जो नीचे आने की स्पीड मानते हैं हम, इस लिक्विड सरफेस के नीचे आने की स्पीड वो कितनी मान लेते हैं, 0। लेकिन अगर ये कंडीशन नहीं दी होती तो हमें इसके नीचे आने की स्पीड भी लेनी पड़ती कि यहाँ का जो लिक्विड सरफेस है वो नीचे कितनी स्पीड से आ रहा है, v1 से, और पानी इधर से कितने से निकल रहा है, v2 से। उस केस में हमारा कौन सा लगता है इक्वेशन, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू √2gh। हालांकि ये स्पीड ऑफ एफ्लक्स है जिसको हम टॉर्सिली थ्योरम भी कहते हैं। तो जिसने डिटेल में पढ़ रखा होगा स्पीड ऑफ एफ्लक्स के बारे में तो ध्यान रखना, ये v इज इक्वल टू √2gh तभी वैलिड है अगर आपको ये कंडीशन दी हुई है। अगर ये कंडीशन गिवन नहीं है तो फिर आपको समझो बात को बात यह है कि यहाँ पर अगर ओरिफिस है तो अगर ये एरिया और ये एरिया कंपेरेबल है, कैपिटल ए और स्मॉल ए एरिया कैसा है, अगर कंपेरेबल है तो फिर इस लिक्विड के नीचे आने की स्पीड भी आपको लेनी पड़ेगी। इस केस में क्योंकि एरिया बड़ा मान रहे हैं तो इस वाले सरफेस के नीचे आने की स्पीड को लगभग 0 मान लिया जाता है यहाँ से जिस वेलोसिटी से लिक्विड निकल रहा है उसके कंपैरिजन में। समझ रहे हो। तो फिलहाल यहाँ पे ये केस नहीं दिया है, मैंने सिर्फ आपको इन्फॉर्म किया कि ये देखना काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि कहानी चेंज हो जाएगी अगर ये गिवन नहीं है तो। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने आसान कर दिया है क्वेश्चन को कि ऑरिफिस जो है वो काफ़ी कम एरिया का है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मास किसका लगेगा कि कितना लिक्विड यहाँ से निकल रहा है बाहर की तरफ, मास लगना है। तो वेलोसिटी कैसी हो जाएगी, स्पीड ऑफ एफ्लक्स ले लिया मैंने v h हाइट पर, जब लिक्विड h हाइट पर है उस समय स्पीड ऑफ एफ्लक्स कितना है, v है, जो कि कांस्टेंट रहेगा, बाहर ले लिया, अंदर क्या हो जाएगा dm/dt, है ना। अब f इज इक्वल टू v और बेटा dm निकालना है, dm। मान लो ये x लेंथ है, कितनी लेंथ है बेटा x, और x लेंथ में यहाँ से v वेलोसिटी से पानी बाहर निकल रहा है, ये x लेंथ वाला। तो बेटा यहाँ से मास कितना लगा देंगे हम, देखो यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से मास लगाएंगे हम डेंसिटी इनटू वॉल्यूम पर सेकंड। टाइम के साथ जो मास निकल रहा है वो चेंज हो रहा है ना बेटा, तो यहाँ पे तो वो हम d/dt कर देंगे बाद में। तो पहले लिखे कि कितना मास निकल रहा है और यहाँ पर कितना हमने मान लिया x लेंथ, या छोटा सा dx भी मान सकते थे। तो m इज इक्वल टू रो, वॉल्यूम कितना हो जाएगा बेटा इस जगह का, एरिया a है और ये कितनी लेंथ है x, तो a इंटू एक्स, दिस इज वॉल्यूम। ठीक है, ये मास आ गया बेटा, इस मास को यहाँ पे पुट कर दो, मास चेंज हो रहा है लगातार टाइम के साथ। तो यहाँ पर d/dt a इंटू एक्स, तो ये हो जाएगा बेटा, अच्छा रो भी तो है, तो क्या क्या कांस्टेंट आ गया, f इज इक्वल टू v रो a, और देखो यहाँ पे dx/dt स्पीड बन जाएगा, बिल्कुल सही। तो f इज इक्वल टू रो a v स्क्वायर, दिस इज इम्पैक्ट फोर्स अगर v वेलोसिटी है उस समय जो लिक्विड निकल रहा है बाहर की तरफ उसकी। तो अगर लिक्विड v वेलोसिटी से बाहर निकल रहा है यहाँ पर तो पीछे की तरफ इम्पैक्ट फोर्स कितना लगेगा, f इज इक्वल टू रो a v स्क्वायर। ठीक है, अब अगर ये आ गया और बेटा ये भी आ गया तो अब ये कंडीशन लगा देंगे ये वाली, और f की क्या निकाल लेंगे वैल्यू, चलो लगाते हैं कंडीशन। तो कितना आ जाएगा बेटे, ये आ जाएगा FL है म्यू s a h रो g, और इम्पैक्ट फोर्स है रो a v स्क्वायर। दोनों को मिनिमम के लिए क्या होना चाहिए, मिनिमम इतना होना चाहिए कि दोनों बराबर होने चाहिए, है ना। तो यहाँ पर लगाया हमने FL म्यू s a h रो g इज इक्वल टू रो a v स्क्वायर। बेटा कुछ कटा, हाँ कुछ तो कट रहा है, यहाँ पर कुछ तो कट रहा है, स्मॉल a है और ये कैपिटल A है, और यहाँ पर कुछ बन रहा है क्या, हाँ देखो यहाँ पर v की वेलोसिटी लगानी पड़ेगी ना हमें, v इज इक्वल टू स्पीड ऑफ फ्लक्स लगाना पड़ेगा √2gh। तो यहाँ पे लगा दो, तो रो a और v स्क्वायर हो जाएगा बेटा 2gh, तो हो जाएगा म्यू s a रो h g, यहाँ पे h से h गया, g से g गया, और ये छोटा a नहीं, रो से रो गया, तो बच्चे म्यू एस कितना आ गया 2a/a। ठीक है, तो ये, और इसमें कंफ्यूज मत होना कि हमने v बाहर ले लिया, ये इम्पैक्ट फोर्स है जब कितने स्पीड से पानी निकल रहा है v, तो वो v वहाँ पे कांस्टेंट माना गया है, समझ रहे हैं, एंड v इज डायरेक्टली v इज इक्वल टू √2gh। ठीक है, तो एक इंस्टेंट लेके हमने माना है कि इतने में
इतना पानी बाहर निकल रहा है, x डिस्टेंस ले ली, dx भी ले सकते थे। आई होप ये सोल्यूशन आपको समझ में आया हो। स्पीड ऑफ एफ्लक्स को ये वाला पॉइंट ज़रूर ध्यान में रखना कि ये स्पीड ऑफ एफ्लक्स तभी है जब a वेरी वेरी लेस देन a। अच्छा, अगर ये नहीं होगा तो क्या करेंगे? बर्नौलीज थ्योरम से आता है नहीं, और वैसे भी आता है इक्वेशन ऑफ मोशन से। क्या मैं बता दूं इसी वीडियो में? देखो यहाँ से लेते थे ना, मैं यही स्पीड ऑफ एफ्लक्स समझा देती हूँ। उसमें ये ऑरिफिस है, ठीक है, यहाँ से पानी निकल रहा है कितनी स्पीड से? v। अब और यहाँ से क्या है? एरिया a है, ठीक, और ये भी ओपन एरिया है, तो यहाँ पे भी मैं आपको बर्नौली थ्योरम से स्पीड ऑफ एफ्लक्स निकालने बता रही हूँ दोनों तरीक़ों से। बेटा ये भी ओपन है और ये भी ओपन है, यहाँ का एरिया a है और यहाँ का एरिया a है, तो यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 और यहाँ पे भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0। अब अगर मैं पहली कंडीशन ले रही हूँ कि a वेरी वेरी लेस देन a, और मैं इन दोनों जगह बर्नौलीज थ्योरम लगाती हूँ, ये हाइट मान लो कितनी है? h पर है, तो कैसे लगेगा बेटा? यहाँ का p प्लस हाफ रो वी स्क्वायर, तो p प्लस हाफ रो स्मॉल वी स्क्वायर। अब अगर आप ये ले रहे हैं a इज़ लेस देन वेरी वेरी लेस देन कैपिटल A, तो ये बहुत बड़ा है और ये बहुत छोटा है, तो वेलोसिटी एरिया कम वेलोसिटी ज़्यादा, यहाँ पे एरिया ज़्यादा वेलोसिटी कम। कौन कहता है? ये इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, ठीक है। तो अब एरिया यहाँ पे बहुत 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 बड़ा है इसके कंपैरिजन में, तो हम मानेंगे v लगभग 0 है ना, बहुत धीरे धीरे नीचे आ रहा है ये सरफेस, ठीक है। तो यहाँ की वेलोसिटी कितनी हो गई? यहाँ पे लगा रहे हैं, बर्नौलीज थ्योरम जानते हैं ना, p प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस रो जी एच इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो P0 प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी, और यही ग्राउंड लेवल ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे हाइट कितनी हो गई? 0, ठीक है, इज इक्वल टू P0 प्लस हाफ रो, और बेटा v वाली टर्म यहाँ पे 0 हो गई क्योंकि लगभग 0 हो गया, प्लस रो जी, और कितना हाइट है बेटा? h है, तो देखो यहाँ P0 से P0 कैंसिल है ना, और यहाँ पे बचा हाफ रो वी स्क्वायर इज इक्वल टू रो जी एच, और यहाँ पर ये आ गया रो से रो कैंसिल होके v इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh, जिसको हम टॉर्सिली थ्योरम भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इसी में अगर a और a कंपेरेबल साइज के होते, मतलब अगर a एंड a कंपेरेबल साइज के हैं, मतलब अब तुम यहाँ पर वेलोसिटी 0 नहीं ले सकते, समझ रहे हो, क्योंकि अब यहाँ पे एरिया ज़्यादा तो है बट इतना भी ज़्यादा नहीं है इसके कंपैरिजन में कि तुम बिल्कुल इसकी वेलोसिटी 0 ले लो, मतलब दोनों कंपेरेबल है, ठीक है। उस केस में यहाँ पर वेलोसिटी आपको v1 माननी पड़ती है ना, और यहाँ पर मान लो v2, किसी एक को v1 ले लो, और चलो इसको v1 ले लो, और इसको चलो इसको v1 और इसको ही v2 ले लो। अब अगर हम लगाते हैं तो अब लगाओ यहाँ पर फिर से बर्नौलीज थ्योरम, P0 प्लस हाफ रो v2 स्क्वायर प्लस रो जी, हाइट क्या ले ली यहाँ से? 0, इज इक्वल टू P0 प्लस हाफ रो, अब देखो यहाँ पर लगेगा v1 स्क्वायर प्लस रो जी हाइट h, तो यहाँ पे P0 से P0 कैंसिल, और ये बचा बेटा हाफ रो v2 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ रो v1 स्क्वायर प्लस रो जी एच, रो से रो 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 खत्म, तो ये बन जाएगा v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। अब ये बातें पता है बर्नौली थ्योरम की बजाय इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के भी आ सकती हैं, लेकिन मैंने आपको कंसेप्चुअली बताया। तो अगर a और a कंपेरेबल साइज के हैं तो फिर स्पीड ऑफ एफ्लक्स ये लगेगी, यानी कि v2 इतना आएगा, तो फिर आप ऊपर वाले भी वेलोसिटी कंसीडर करोगे, ठीक है, और नहीं तो फिर ये वाली लगा दो। इसीलिए कभी भी क्वेश्चन करो तो ये चेक करना ज़रूरी है, जो कि इस क्वेश्चन में था। कहाँ गया क्वेश्चन? ये रहा, देख रहे हो, यहाँ उसने इसीलिए मेंशन किया। तो आप लोग इस बात को ध्यान रखिए और किसी भी टॉपिक को छोटा मत समझिए, ठीक है, उसको कंसेप्चुअली पढ़िए कि वो टॉपिक हमें बढ़िया से आता है। अब इस टॉपिक से सवाल आया तो कर ही देंगे भाई, ठीक है। लगे रहिए, कंसिस्टेंट रहिए, थोड़ा पढ़िए मगर रोज़ पढ़िए, और लव वेरी बेस्ट।